अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF वफ़द की मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी ने IMF के वफ़द से होने वाली मुलाकात का हवाल बता दिया है और चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। इसके अलावा वफ़द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे के बारे में बताया गया और कहा कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। IMF वफ़द ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी पर हुकूक पर हम जानना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। IMF वफ़द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं, हमने अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी बारे भी वफ़द को आगाह किया है। IMF के वफ़द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बारे तजावीज़ भी दी हैं। IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस से कहा, हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी सहाफ़ियों से खुलकर बोले। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया, मैंने वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर को भी नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के ख़त बारे भी सहाफ़ियों को बताया कि उनका ख़त आइनी बेंच कमेटी को भेज दिया है। आइनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी और बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मैंने कमेटी से कहा है कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों से कहा कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी एक ख़त मौसूल हुआ है। अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वज़ीर आज़म को सलाम भिजवाया है, वो उन्हें अपनी टीम के साथ मिलने की दावत दी है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि हमने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी बड़ी मुश्किल से रब्ता किया है, हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी ने सहाफ़ियों को बताया कि हम सबका मुल्क है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, कहिएगा, सबसे पहले तो IMF के वफ़द ने मुलाकात की है, उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, और दूसरा ये कहिएगा ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई, क्योंकि अमूमन हमने पहले माजी में ऐसे नहीं देखा कि सहाफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग दी गई हो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बुलाएं सहाफ़ियों को, जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, और उनको ब्रीफ करें बाकायदा तौर पर। और आज ऐसा ही हुआ, हमें बुलाया गया तकरीबन आधे घंटे के नोटिस पर। जैसे ही जो मीटिंग थी IMF वफ़द के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो ख़त्म हुई, हमें पैगाम मिला कि आपको ब्रीफिंग मिलेगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद 1:15-1:30 बजे हम पहुँच गए। तो चीफ जस्टिस ने आते ही 3 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने रखी कि हम इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आज जो IMF वफ़द ने मुझसे मुलाकात की है उसकी बात करेंगे, और फिर वो कहते हैं कि मैंने बुलाया है, रिक्वेस्ट की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी से मुतालिक कि वो आएँ हमारे पास, उसके ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा। और साथ साथ फिर उन्होंने बानी PTI के उस ख़त की भी बात की जो उन्होंने कुछ अरसा कबल लिखा था, और आज उस ख़त के ऊपर उन्होंने एक तरह से नोटिस भी लिया है और उसे आइनी बेंच या आइनी बेंचेस की जो कमेटी है उसको भेज दिया है, और इस मामले को ओपन कोर्ट में रखने का भी फैसला हुआ है। अगर बात करें IMF के वफ़द की, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़े कैंडिड वे में हमें बताया कि IMF का वफ़द, उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं। बुनियादी तौर पर उनके 2 से 3 रिजर्वेशंस हैं जो उन्होंने हमें बताए हैं। एक है प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक और दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से मुतालिक। बेसिकली चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि IMF वाले हमसे ये चाहते हैं कि उनका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जाए पाकिस्तान के अंदर। वो जो मुख्तलिफ हमारे सामने माजी में मिसालें मौजूद हैं, बैरक गोल्ड की और भी मिसालें मौजूद हैं, उस ज़मन में उनका ये मुतालबा था और उनकी ये ग्रीवेंसेस हैं जिनको एड्रेस किया जाना है। और हमने दीगर भी कई पहलू हैं जिन पर बात की है। अदलिया के अंदर एहतसाब से मुतालिक भी उनको ब्रीफ किया गया। इस मुलाकात में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुई है, चीफ जस्टिस के साथ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और फेडरल जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टर, वो भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में आखिर में उनको शील्ड भी दी गई जो IMF वफ़द के जो हेड थे उनको। और उसके बाद फिर हमें ब्रीफ करते हुए सहाफ़ियों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने उन चंद नुकात पर बात की, बल्कि हमारे कुछ सवालात भी लिए। आपको मालूम ही है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या ओवरऑल पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में। हम देख रहे हैं कि एक बहरान किसी कैफियत है, अदालती इख्तिलाफात हैं, जजेस साहिबान एक दूसरे को खतूत लिख रहे हैं। उस सब पर आज चीफ जस्टिस से कुछ सवालात हुए हैं। मेनली उन्होंने सबसे पहले तो बानी PTI के ख़त को कहा कि उस ख़त में उन्होंने न सिर्फ
कुछ शिकायत या कुछ इश्यूज को रेज किया है, बल्कि उन्होंने कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड किया है अपने उस खत के साथ। एक डोजियर भी भेजा है और साथ साथ एक यूएसबी भी दी है, जो हमारे लिए बड़ी आसान हुआ कि हम हमारी रिसर्च टीम जो है उसको एनालाइज कर सके, उसको रिव्यू कर सके। और फिर उन्होंने बताया कि अब आईनी बेंचेस की कमेटी को ये मामला भेजा जा रहा है। फिर उन्होंने एक सवाल जब उनसे हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस के खतूत बारे, जी आपको मालूम ही है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अभी रिसेंटली जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला का भी खत आया है 4 जजेस का, और इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान खत भी लिख चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन भी फाइल कर चुके हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो कहते हैं कि कुछ पुरानी आदतें हैं जो जाते जाते जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली वो खतूत को कह रहे हैं कि ये पुरानी आदत हैं जजेस साहिबान की। और उस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि जजेस साहिबान के जो ग्रीवेंसेज हैं, ऑब्वियसली सीनियर तरीन जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर जज थे, उनकी सीनियरिटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये ग्रीवेंसेज हैं। उन्होंने जिस तरह आप आज अपना हक इस्तेमाल करते हुए हम मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू खत के जरिए आपको दे रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर जजेस साहिबान शायद पैनिक कर गए। फिर वो आ गए डायरेक्टली गुज़िश्ता रोज़ होने वाली उस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, जहाँ पर आपको मालूम है 2 फाजिल जजेस साहिबान जो कि सीनियरिटी में खैर चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, उन दोनों ने बाइकआउट किया और वॉकआउट करके बाहर चले गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वो 2 जजेस साहिबान कल वॉकआउट ना करते, मेरे बार बार इसरार के बावजूद अगर वो ना जाते, तो शायद जो नतायज हमारे सामने आए हैं इससे बेहतर नतायज आ जाते और कुछ और ऐसे काबिल जजेस भी अपॉइंट हो जाते जो आप भी चाहते हैं कि हों, मगर वो नहीं हो सके क्योंकि ये 2 जजेस साहिबान उठकर चले गए थे। बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि कुछ जजेस साहिबान जिनको अपॉइंट नहीं किया जा सका, उसकी वजह भी यही जजेस हैं जिन्होंने बाइकआउट किया है। और फिर एक मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्हें बतौर एक आर्जी जज के सुप्रीम कोर्ट में लाने का फैसला हुआ है। तो उस पर उन्होंने एक्साइटेड होकर कहा कि मैं इसके ऊपर आपको बड़े तफसील से बताऊंगा। वजह ये हुई है कि हम तो चाहते हैं, मैं पहले दिन से चाहता हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट में आए, मगर मेरे जजेस साहिबान वो उठकर चले गए। यहाँ पर उन्होंने वही बात की। और फिर उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो बेसिकली टैक्सेस के जो मैटर्स हैं उनको देखते हैं और दीगर जो मामलात हैं उनको देखते हैं, जिनमें एक्सपर्टीज़ सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजेस की हैं, मगर वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद उन केसेस को नहीं सुन रहे। अब उनका निशाना एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। तो ओवरऑल हमने यही देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ना सिर्फ उन 3 नुकात पर बात की है जो उन्होंने शुरू में आकर हमें बताए, IMF वफ़द से मुलाकात और जो वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को तलब करना, और उसके अलावा जो इमरान खान साहब या बानी PTI का ख़त है, मेनली उन्होंने जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात हैं उस पर भी आज खुलकर अपना मौक़िफ़ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज तफसील से आपसे आगाह किया। जो मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सहाफ़ियों की हुई है, कुछ सवालात भी लिए गए और 3 जो अहम पॉइंट जो आपने बताया कि जिन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है और कुछ शुकूक व शुबहात ख़त्म करने की कोशिश की है। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, एक रिफ्ट भी नज़र आ रही थी, उस हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात की। आगे बढ़ते हैं जी। एक बात हमने करनी है नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से, जिसका इफ्तिताह अब से कुछ ही देर बाद होगा। जी हाँ, नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग में मौसीकी का भी तड़का लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग के इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कराची के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स भी मदऊ हैं और PCB के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में शाहिद अफरीदी और यूनुस खान के नाम से इनक्लोजर्स भी मंसूब किए जा रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त दाखिल हो सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब के लिए कराची तैयार है और नेशनल स्टेडियम की ओपनिंग में अली जफर के अलावा मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा भी परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस मौके पर आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा भी होगा। कल 3 मुल्की टूर्नामेंट का मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। न्यूजीलैंड की टीम गुज़श्ता रोज साउथ अफ्रीका को हराकर पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल भी नेशनल स्टेडियम कराची में ही होगा, जबकि आज इफ्तिताही तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भी नुमाइश होने जा रही है। तो इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं।
इस वक्त मौजूद है कराची में और आज नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताई तकरीब होगी। आज इसका इनोग्रेशन होगा, इसकी नकाब कुशाई होगी और तकरीबन 3 अरब रुपए इसकी तामीर और तज़ीन और आइश पर खर्च किए गए हैं और 22 अक्टूबर को इसकी तामीर का और तज़ीन और आइश का काम शुरू हुआ था। तकरीबन 700 वर्कर्स ने काम किया है। इसके साथ साथ जो सेंटर में वो जो है मैच रेफरी बैठेंगे। इसी तरह ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं, VVIP बॉक्सेस। और इसके अलावा अगर हम बात करें आखिरी फ्लोर की तो वो जो है वो चेयरमैन बॉक्स होगा, चेयरमैन के गेस्ट बैठेंगे, चेयरमैन वहाँ बैठकर मैच देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें शायकीन क्रिकेट जो है वो उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ और गेट के ऊपर दिखाएं और एंटर हो जाएं। 15 दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो शायकीन के लिए बनाए गए हैं। तो शायकीन के लिए भी एक नया जो है एक इजाफा होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह जो है वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब की एक बड़ी अच्छी काविश है कि आज तमाशाइयों को स्टेडियम विटनेस करने के लिए फ्री एंट्री दी गई है और उनका दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो इस स्टेडियम में है और अभी तक जो है अगर बात करें इफ्तिताई तकरीब की तो उसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। तो जनाब, कराची स्टेडियम की तैयारियां भी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तो आपने देख ही लिया था, वो भी बड़ा शानदार बना है। कुछ रेनोवेशन कराची के स्टेडियम भी की गई हैं, तो आज उसका भी इफ्तिताह हो रहा है। हमें स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने। इरफान, आप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब इफ्तिताह हो रहा था उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे, कैसे मनाज़र आपने वहाँ देखे? और कराची में भी आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए इन स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? देखें, ये वक्त की डिमांड थी और ओबियसली जब आप इतना बड़ा 29 ईयर्स के बाद एक मेगा इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं तो ओबियसली आपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना होता है। तो शायद ये एक ब्लेसिंग ही थी कि ये इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास चेयरमैन आए और वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर 117 दिन में हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम की देखा कि तमाम अपग्रेडेशन रेनोवेशन कंप्लीट की गई और 120 दिन के अंदर कराची स्टेडियम की। बट लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम था इमरान, वो बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। वो 90% उसकी अपग्रेडेशन की गई। वो तो टोटल आपने देखा कि सारा डिमोलिश करके फिर नया बनाया गया। सिर्फ एक फॉरेन बिल्डिंग जो थी वो अब सिर्फ इंटैक्ट रखी गई, बाकी तमाम चेंज किया गया, स्टैंड भी चेंज किए गए। कराची स्टेडियम के हवाले से अगर बात करें तो ये सिर्फ जो आपकी दूसरी मेन बिल्डिंग है जहाँ ऑफिस हैं, जहाँ पवेलियन है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, VIP बॉक्सेस हैं, मीडिया है, ये चेंज किया गया है। स्टैंड्स अपनी उसी जगह पे इंटैक्ट हैं। बट बताया यही जाता है कि ओबियसली जैसे ही ये चैम्पियन ट्रॉफी ख़त्म होगी PSL, उसके राइट आफ्टर फिर PSL 1 मंथ के बाद, उसके बाद ये प्लान में ज़रूर है कि ये स्टैंड को भी चेंज किया जाएगा और फिर इसी तरह पिंडी स्टेडियम की भी अपग्रेडेशन एनहांस करनी है, उसको भी चेंज करना है। बट माइनर इनमें चेंजिंग की गई थी, पिंडी की भी कुछ बॉक्सेस के हवाले से किया गया। हमने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की तो बात कर ली, टीम की अपग्रेडेशन परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि पहला मैच तो हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं। अब आगे आने वाले मैच में आप क्या देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे और परफॉर्मेंस कितनी अपग्रेड होनी चाहिए हमारी टीम की, क्या समझते हैं? देखिए मैम, पहले भी मैंने कई दफ़ा ये जिक्र किया था कि ODI एक ऐसा फॉर्मेट है जो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। बट जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने की तरफ जाते हैं, कई दफ़ा होता है कि आपने बेसिक जो फंडामेंटल है सिर्फ उस पर रह के काम करना होता है। बट जब एक्स्ट्रा अग्रेसिव होते हैं या एक्स्ट्रा पैनिक होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। जिस तरह हमने देखा कि स्क्वाड के अंदर भी आपने 2-3 प्लेयर ऐसे ऐड किए जो कि नहीं रिक्वायर्ड थे, जो आपकी टीम के साथ कैरी कर रहे थे, उन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहिए था। सुफियान मुकीम की बात की हमने, इमाम की बात कर दी, इरफान खान न्याजी को भी मेरा ख्याल है कैरी करना चाहिए था। तो जब आपने पैनिक सिचुएशन के अंदर 2-3 चेंजिंग की तो उसके रिजल्ट आपको लगा कि पूरा टीम का जो कम्बिनेशन होता है क्रिकेट के अंदर बहुत मैटर करता है कि आपका कम्बिनेशन क्या है। जो बात की जाती है जी टीम जेलिन होकर खेल रही है, वो आपका जो कोर डिस्टर्ब हो जाता है। हमने देखा कि बाबर भी बड़ा कंफ्यूज नजर आए, उनको ओपन का टास्क दिया गया। इसी तरह फिर खुशदिल आए, वो भी बड़े डाउटफुल थे कि मैंने रोकना है या मारना है। इसी तरह हमारे पेसर भी सारे प्रॉब्लम में ही नजर आए। गलतियां तो काफ़ी नज़र आई और अगर आप अपनी होम कंडीशन के अंदर आके ऐसी मिस्टेक करेंगे तो इतना बड़ा इवेंट के अंदर आपने किस कम्बिनेशन के साथ खेलना, प्रॉब्लम तो आएगा। आपके ख्याल में बाबर से ओपनिंग नहीं करवानी चाहिए थी और अगर बाबर ना होते तो फिर उनकी जगह ओपन कौन करता? देखें, एक तो इमरान, जिस तरह मैंने कहा कि आपको ओबियसली एक पहले आपको सिलेक्शन थोड़ी सी गलत की कि आपके एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए था। एक प्रोफेशनल जॉब है, ये ऐसे होता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि आप किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। हमने पास में, मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब बैटिंग ऑर्डर चेंज हुए तो प्रॉब्लम आए। एग्जाम्पल दी जाती है, बाबर आजम को रिलेट किया जाता है सचिन तेंदुलकर के साथ, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाबर को कहा भी यही गया है कि सचिन तेंदुलकर पहले 4 पे आते थे, फिर 3 पे आए, फिर एज ए ओपनर पूरा कैरियर खेले वो। तो आप भी इसी तरह आके मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए।
शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मैनेजमेंट का ये सोच थी कि बाबर स्पिनर पे फंस रहा है, तो बाबर को ज़्यादा पेसर के सामने खिलाया जाए ताकि वो ज़्यादा रन्स कर पाए, उसका कॉन्फिडेंस बने। बट आपने देखा कि न्यूजीलैंड पूरा होमवर्क करके आया था, उन्होंने छठे सातवें ओवर में स्पिनर को लेके आ गए और ब्रेसवेल जैसे ही आए पहले ओवर में उन्होंने अपनी विकेट दे दी। तो ये बाबर को अब इस शेल से बाहर आना है, मेंटल ब्लॉक है। अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को भी रिलेट करते हैं तो रोहित शर्मा भी फंसा हुआ था, कोहली भी। रोहित शर्मा हमने देखा कि उन्होंने अपना गेम को चेंज नहीं किया और ज्यादा अटैक के साथ उन्होंने सेंचुरी कर डाली। तो ये ओबियसली अब आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है जी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है और कल भी पाकिस्तान का एक मैच है और देखना होगा पाकिस्तान रहती है उसे सीखता है नहीं सीखता। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी भरपूर तरीके से इस वक्त जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड के खूबसूरत साहिली इलाके में नवी कसील कौमी मैरीटाइम मश्क अमन 2025 का इख्तिताम हो गया। 7 फरवरी से जारी अमन मश्क के आखिरी रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मशकों का जायजा लिया। इस मौके पर दुनिया भर से आए बहरी जंगी जहाज़ों की जानिब से बहीरा अरब में सलामी भी पेश की गई। हेलीकॉप्टर्स ने दौराने स्लिंग जहाज पर पेशा वराना तरीके से लैंडिंग का मुजाहिरा भी किया और कसीरुल कौमी अमन मशकों में जंगी तैयारों ने मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ समेत दीगर शुरका को भी सलामी पेश की। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा इस मश्क के हवाले से किन ममालिक के बहरी जंगी जहाज़ों ने शिरकत की है? जी देखें, ये जो अमन मश्क है आज ये इख्तिताम पजीर हुई है। 4 तारीख को इसकी इफ्तिताही तकरीब हुई थी और 7 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक ये अमन मश्क का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान इसमें सी फेज़ भी हुआ, जबकि ज़मीनी समंदर के जो किनारे पे बहरिया की जानिब से मशकों का मुजाहरा किया गया। साथ साथ जो समंदर में गैर मुल्की अफवाज जो कि 60 ममालिक की फ़ौज थी, उनके जो आए हुए समंदरी जहाज़ थे वो भी इस मश्क का हिस्सा बने हैं। बुनियादी तौर पे इसमें अमन डायलॉग हुआ है और तमाम दुनिया को पैगाम दिया गया है कि हथियार बराए अमन। तो इसके हवाले से ये कि इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये नवी अमन मश्क थी जो कि इस मरतबा मुनक्किद हुई है और बड़ी तादाद में इसमें जो गैर मुल्की मंदूबीन भी थे वो भी आए। इसके साथ साथ फ़ॉरेन मीडिया ने भी इसको बड़ी तादाद में कवर किया है। मुल्क भर से सहाफ़ी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इस मश्क को कवर किया है। इस मश्क के दौरान जो है शुएब बनी साहब ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 60 ममालिक से ज़ायद मुल्कों ने इसमें शिरकत की है, तो पानियों की हिफाजत के लिए ये मश्क जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट थी? देखिए, जिस तरह से समंदर में स्मगलिंग होती है, समंदर में और बहरी कज़ाकों का मामला है, फिर इसके अलावा जिस तरह से समंदर के ज़रिए जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हैं, और इसके अलावा जो मुसल्लह फ़ौज का जो काम है अपने अपने मुल्क की सरहदी हुदूदों की हिफाजत करना, वो सब चीज़ें इसमें ज़ेर बहस आई हैं। जिस तरह से ये एक हाई प्रोफाइल इवेंट होता है, दुनिया भर से गैर मुल्की मंदूबीन और अफवाज आती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का इमेज कितना अच्छा गया कि 60 ममालिक की अफवाज के जो नुमाइंदगान हैं फ़ौजी वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आके इस अमन मश्क का हिस्सा बने। तो ये अमन मश्क जो है ये जब मुनक्किद होती है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जब भी अमन मश्क नहीं होती है तो उसमें मज़ीद पहले से ज़्यादा ममालिक शरीक होते हैं। जब इब्तिदा में ये मश्क शुरू हुई थी तो 27 ममालिक के डेलीगेशंस आते थे, अब ये तादाद 60 तक जा पहुंची है। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाता है, पाक बहरिया का बहुत पॉजिटिव इमेज जाता है। और इसके साथ साथ जो कराची में दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि समंदरी किनारे पे वाक़ शहर है, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। जिस तरह से इस वक्त इंटरनेशनल लेवल की तवज्जो कराची में है, जिस तरह से क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, अभी आने वाला फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, ये अमन मश्क है, तो कराची के हवाले से ये दुनिया भर में एक पॉजिटिव इमेज भी जाता है। तो ये जो सफारतकारी का मामला है वो भी इसके ज़रिए बहुत अच्छी तरह से होता है। इंटरनेशनल एक अमन पीस तो हो गया, लेकिन इसके हवाले से जो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया भर के ममालिक में जाता है। क्योंकि ये जो 60 अफवाज की आई हुई जो फ़ौजी हैं, जब ये अपने अपने मुल्कों में जाते हैं, यहाँ पे जो इनके आपस के डायलॉग्स होते हैं, ये उसको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो अमन मश्क में ये देख कर आए हैं वो क्या सिचुएशन है। पूरे दिन के सेमिनार्स हुए हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, जिसके अंदर ब्रीफिंग दी गई है। और जिस तरह से अमन मश्क का मकसद यही है कि अमन कायम करना, तो ये दुनिया भर में एक पॉजिटिव इमेज जाता है कि जिन ममालिक के पास अमन मश्क का मकसद ये है कि अमन कायम करना है। बहुत शुक्रिया शुएब बनी वक्त देने के लिए। और मकसद यही है कि अमन कायम किया जाए और बहुत
अहम मशकें हुई हैं और ये जी इसको बहुत इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लीबिया कश्ती हादसे में यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब सजाए 7 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले में से 7 के पाकिस्तानी शहरी होने की तस्दीक कर दी है। FIA के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 16 अफराद में से 7 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक DG FIA अमार जाफरी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमार जाफरी साहब, कहा यह जा रहा था कि अभी तहकीकात की जा रही है, शवाहिद सामने आएंगे, अभी तक क्या सामने आए हैं शवाहिद के, किस वजह से यह हादसा पेश आया? दूसरा ये बताएगा जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनके मिलने की इतलात कब सामने आएंगी? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो किश्ती है ये खुले समंदर में थी, जो उसकी पिक्चर सामने आ रही हैं अपेरेंटली वो ओवरलोडेड लगती है इसके ऊपर। मैं समझता हूँ इसके अंदर जो समंदर में सफ़र करने के जो कवायद और ज़वाबित हैं उसकी बिल्कुल पासदारी नहीं की गई। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग जा रहे थे वो तो मजबूर थे कि भाई उन्होंने जाना था, लेकिन जिन्होंने उनको सवाल कराया, जिन्होंने उनकी इमिग्रेशन वहाँ पे क्लियर की, इंटरनेशनल वाटर में जाने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है। ये तो खबर आ गई है कि इतने जो मुसाफिर थे हमारे वो हलाक हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी फॉरेन एम्बेसीज का काम है, इदारों का काम है कि जो इसको इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपर। कभी हमारे जो बच्चे हैं वो ह्यूमन स्मगलिंग में का शिकार हो जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं, चले वो तो मान लिया बात कि वो इलीगल थे। ये तो एक प्रॉपर किश्ती जा रही थी समंदर में, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की कंपनीज हैं इनको वहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं या पाकिस्तानी जितने भी इसमें नाम जिनके सामने आ रहे हैं, ये गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं थे ये लोग? देखिए, इसमें तो अभी कोई तहकीक हो रही है ना, इसकी कोई नहीं मुझे पता, क्योंकि वो तो खुले समंदर में थे ना। इस पे तो अभी सिर्फ ये है किश्ती डूब गई और इतने लोग मर गए हैं। अब वो लीगल ट्रैवल कर रहे थे, इलीगल कर रहे थे, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा ना। लेकिन अपेरेंटली ये लगता है कि वो जो पिक्चर सामने आ रही हैं वो बहुत ओवरलोडेड थी वो किश्ती जो थी। तो ये तो जो हमारी मैरीन सिक्योरिटी के लोग हैं, जिसकी किश्ती थी ज़ाहिर है इंटरनेशनल वाटर में थी, उनसे बातचीत करें। मैंने आपसे वही कहा ना कि अभी तो हमें चीजें समझ में आस्ता आस्ता आएंगी कि ये कौन लोग थे। कोई बच के आएगा तो उससे पता चलेगा, जो मर गए उनसे नहीं आप पूछ सकते कम से कम ना। अमार साहब, ये जैसे कि आपने कहा कश्ती ओवरलोडेड थी, कल तहकीकात में भी जो शवाहिद इब्तदाई तौर पर सामने आए थे उसमें भी ये बताया गया कि कश्ती में ज़रूरत से ज़्यादा लोग सवार थे। तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि ये इलीगल तरीके से जा रहे थे, और अगर इस तरह से जा रहे थे तो ये कौन सा चैनल है जो इस तरह से जाने देता है, अलाउ करता है? इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? क्योंकि हम एक के बाद एक हादसा देखते हैं लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन इस पर नहीं लिया जाता, इसको रोका नहीं जा रहा इस अमल को। जी, इसमें गुजारिश ये है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके अंदर क्या करते हैं एजेंट्स जो हैं वो लोगों को इंटाइस करते हैं, लालच देते हैं, कहते हैं बिल्कुल आप आराम से पहुंच जाएंगे। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये क्राइम नहीं है कि एक आदमी, अगर हम कहें कि जी FIA ने क्यों जाने दिया, भाई एक आदमी यहाँ से गया उम्रे के वीजे पे चला गया, ज़ाहिर है वो तो उम्रे के वीजे पे जा रहा है, वहां जाके फिर ये निज़ाम शुरू होता है, पासपोर्ट छीने जाते हैं, वीजे लगने लग जाते हैं, जाली वीजे लग जाते हैं। इस ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए FIA ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की पिछले वाले वाक़े के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी उन्होंने अपने लोगों को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उन पर केसेस चला दिएंगे। लेकिन इसको रोकने का एक ही तरीका है, पहला है सिविल सोसाइटी आगे आए। जब कोई बच्चा बाहर जाता है मुल्क से बाहर तो पूरे गांव को पता होता है ये बाहर जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो इमाम मस्जिद हैं, जो वहाँ के रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो पूछे बेटा किस वीज़े पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो खुदा हाफिज कह के जाता है पूरे गाँव को। ठीक है, पहली बात तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है। उसके बाद वहाँ की पुलिस को पता होता है ये इलीगल जा रहा है, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो सबको पता होता है कि ये लोग किस तरह लोगों को लालच दे के ले जा रहे हैं। उसके ऊपर लॉज मौजूद हैं और बड़े यानी कि ऐसे लॉज हैं कि फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि वो इलीगल वीज़े पे निकला और FIA के ऊपर हम कहें कि जी उन्होंने वो यहाँ से लीगल बात ठीक है आपकी जाफरी साहब कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है या इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी है, चलें जी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है वो इस मामले पर आगे आए, लेकिन हुकूमत नाम की भी तो एक चीज़ होती है ना, और उसके अंडर इतने इदारे होते हैं जिन्होंने ऐसे मामलात को रोकना होता है। तो जो ग्रोह इतने मुनज़्ज़म होकर आप इसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोल रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान में वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हुकूमत की भी तो एक नाकामी है ना आपके ख्याल में? साहब सही कह रहे हैं,
लेकिन हुकूमत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर इन देखें, आप लालच को नहीं कहते, दुनिया में अगर एक लालची भी जिंदा है ना तो फ्रॉडियों के मजे आए हुए हैं। ये बड़ा पुराना स्लैंग है। तो ये तो लालच है ना कि आपको पता है कि आप गलत जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, आपकी हर चीज़ गलत है, बस उसने कह दिया। चले, ये तो खुले समंदर में किश्ती थी। इसके अलावा जो ये मैरीन लॉज हैं इसके अंदर उसके गिर्द जितने भी वो ये नहीं है समंदर में किसी को पता नहीं, एवरीबडी नोज कि ये ओवरलोडेड है। एवरीबडी नोज कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इस वक्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए आप अभी आपको पता है कि जो यानी कि जिस जगह डूबी है उसकी जो करीब साहिल होगा वो लोग अलाउ नहीं करते कि इधर आ जाएं। वो ना वो कहते हैं कि डूबी जाए तो बेहतर है, क्योंकि उनको पता है इधर आएंगे तो इलीगल बन जाएंगे, एक पूरा प्रोसेस नया शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर बिल्कुल आपने सही कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो तो पूरी कर रही है या करेगी। मैं समझता हूँ जो जहाँ जहाँ गैप्स आ रहे हैं, ये जो पिछला वाकया हुआ है किश्ती का उसके अंदर तो बाकायदा नौकरियां गई हैं लोगों की। एक तो ये हो गया। दूसरे एक इदारा है जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है वीजों को, वो भी देखना पड़ेगा कि वो इदारा क्या कर रहा है। फिर ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है हमारी, इसको देखना पड़ेगा कि ये जो पूरी प्रोसेस से गुजारते हैं लोगों को तो वो किस तरह गुजारते हैं। आपको पता है कि इनकी जिम्मेदारी है दोनों इदारों की कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको जमा करें, उनको बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ के क्या मसाइल होंगे, क्या वहाँ सहूलतें होंगी। इदारों की जिम्मेदारी है मुतहरिकों और चेक एंड बैलेंस रखें। अमार जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपके, और यकीनन इदारों की तो जिम्मेदारी है ही, और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, आपकी बजाते खुद भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के अमल में शामिल ना हो। जो इल्लीगल है, इल्लीगल तरीके से जाने का फ़ायदा नहीं, अपनी जानों का नुकसान होता है और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर जाकर फंस ही जाते हैं। तो इब्तदाई तौर पर आपको यही करना चाहिए कि इस तरह की लालच में भी ना फंसे। अगर कोई लालच भी देता है तो इस लालच और को हम भी यही उम्मीद करते हैं जब भी कोई ऐसा वाकया होता है कि शायद ये आखिरी वाकया हो, लेकिन उसके बाद एक और वाकया होता है। बैक टू बैक ऐसे बहुत सी कीमती जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं। फिलहाल जी यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से हमला खातून जाँ बहक और उसकी बेटी जख्मी हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर कोच ने टक्कर मारी और ट्रैफिक हादसे में हमला खातून जाँ बहक और उसकी 8 साला बेटी जख्मी हो गई, जबकि मतवफ़िया का शौहर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रवां साल में सिर्फ कराची में डंपर्स की टक्कर से 21 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद कल से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम अफराद की जानिब से हैवी गाड़ियों को चलाया जा रहा है। लांडी, कोरंगी, लियाकताबाद और सुरजानी टाउन में टैंकर को नजरियातिश कर दिया गया है। कल से लेके अब तक 2 ट्रॉलर्स, 1 डंपर और 1 टैंकर को नामालूम अफराद ने जला दिया है। और जिस तरह से हादसात में इजाफा हो रहा है और हमने देखा है कि 21 अफराद जो हैं ये डंपर की टक्कर से रिपोर्ट सामने आई है कि जाँ बहक हो चुके हैं और आए रोज़ मामूल बन चुके हैं ये हादसात। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन के मीर शम्स शाहवानी साहब मौजूद हैं। मीर शम्स शाहवानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, बार बार यही कहा जा रहा है कि जो टैंकर्स हैं और जो ट्रॉलर्स हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी वजह से हादसात रुनुमा हो रहे हैं और इनके शहर में दाखिले पर पाबंदी भी लगाई जाए या एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाए कि 12 बजे के बाद जो है वो शहर में दाखिल हो सकते हैं। तो आप क्या, आपका मौक़िफ़ क्या है और हुकूमत ने क्या अब तक कोई राब्ता किया, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना सकें कि जिससे ऐसे हादसात से बचा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। गुजारिश है कि हुकूमत ने कोई भी चेक बैलेंस का, मैंने आपको पहले बताया कि ये जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, जितने भी लोग हैं, हमारे तमाम तर ट्रांसपोर्ट का एक अलायंस बना हुआ है और इस अलायंस में जो है ना, हम लोग ये मामलात को देखने के लिए हमने पहले भी गवर्नमेंट को बोला है और हम लेटर्स भी काफ़ी लिख चुके हैं कि इसमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, जो कंसल्ट डिपार्टमेंट्स है जैसे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है और जितने भी है, कि स्टेक होल्डर्स को बिठाए और हमारे जो गाड़ियां हैं, जो लोग कहते हैं अवाम है, जाहिर बात है हम पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, हम अवाम और पाकिस्तान के मुहिब वतन है, पाकिस्तान को ही सप्लाई देते हैं, अवाम के लिए निकलते हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में और कोर्ट के ऑर्डर्स को और कानून और लॉ के मुताबिक निकलते हैं। हम अपने ड्राइवर्स, क्लीनर्स को और पूरे पाकिस्तान में स्कूल टाइमिंग्स है, हर टाइमिंग्स में हमारा एक बाकायदा महीने में एक सेमिनार टाइप का होता है, हम उनको समझाते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वो है लाइसेंस है, हमारे गाड़ियों की फिटनेस है,
अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्राइवर क्लीनर्स मीर शम्स साहब, को आपने कहा कानून के मुताबिक निकलते हैं, लेकिन किसी कानून में किसी की जान लेना तो नहीं लिखा होता कि आप डंपर लेकर जा रहे हैं या ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं और कोई जान बहक हो जाता है तो उसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, जिम्मेदारी देखिए, उसमें जान बहक होने में एक्सीडेंट पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन शहरों में कराची बिलखुसूस जो है ना, कराची में मैंने आपको पहले भी बताया था मीडिया को कि यहाँ पे चेक बैलेंस नहीं है आवाम का। आपको मैं फुटेज भेजूंगा, बाकी न्यूज़ वालों ने निकाला है, मेरे साथ है कि बाइक्स कैसे वायलेशन करते हैं, आवाम कैसा जाता है, और किसी को वो टाइमिंग का वो नहीं है कि क्या है। गाड़ियाँ जो फास्ट ट्रैक है उसमें जो है ना बाइक्स जा रहे हैं, और जो है ना स्लो में जो है ना दूसरे बड़ी गाड़ियां जा रहे हैं, और लेफ्ट पे जो है ना वो दूसरी तीसरी गाड़ी जाएगा। तो जाहिर बात है जब चेक बैलेंस नहीं होगा तो ट्रैफिक पुलिस और लोग क्या करेंगे। हर चीज होता है, इंसान अगर चलाता है, ड्राइविंग चलाता है, चीजें चलता है, इंसान के खुद के भी ऊपर होता है कि मैं कैसे चला रहा हूँ। लेकिन मीर शम्स साहब, बात यह है कि इल्ज़ाम ये लगता है कि ये हादसा जो हैं वो डंपर ड्राइवर्स की वजह से हो रहे हैं। उनके पास वो स्किल नहीं है, उनको ड्राइवरी सही तरीके से नहीं आती है, और कुछ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो नशा करके वो ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से अब देख लेना, आप कह रहे हैं कि आपके जो ड्राइवर्स हैं बड़े स्किल्ड हैं, लेकिन मसला ये है कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 21 कीमती जानें चली गई हैं। तो कुछ ना कुछ तो कमी और खराबी होगी ना इस साइड पर भी। जनाब बिल्कुल, मैं आपकी बात जो है ना, जो गवर्नर साहब और लोग जो ये बातें करते हैं ना, आप एक प्रोग्राम रखें, हम अपने ड्राइवर्स को आपको चेक करवाते हैं, ठीक है, उनका ब्लड चेक करवाते हैं, उनको ट्राई लेते हैं मीडिया के थ्रू, वो अब पूरे पाकिस्तान को, पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि हमारे ड्राइवर में क्या कोताही है। हादसात होते हैं, हमें भी अफसोस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम रखा है, हमारे जरूरत जिंदगी की जो गाड़ियां हैं, सुबह 7 से लेके रात 11 तक हमारा कोई गाड़ी नहीं चलता है। वो गाड़ियां चलते हैं जो शहर के जो पेट्रोल पंप्स पे 20 गाड़ियां हैं, और 10 जो है ना अंदरून सिंह के जो पेट्रोल पंप्स जो जरूरत जिंदगी की गाड़ियां हैं, और बाकी भी लोगों के जो गाड़ियां चलते हैं। ये नहीं कि एक दिन में 500 गाड़ी 600 चल रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स के लिए ट्रैफिक के साथ साथ आवाम को भी अपने जानो माल के लिए आवाम का भी ताउन करना चाहिए। आप पहले रोडों पे निकले, शारे फैसल पे निकले, सब पे निकले। मुझे एक रोड पे एक जगह अभी देख के लाहौर में ग्रीन लाइन बन गया है, बाइक जा रहे हैं, राइट पे बड़ी गाड़ियां जा रहे हैं, स्लो जाओ वो जाओ। इस्लामाबाद में रूल बना हुआ है, KPK में रूल बना हुआ है, बलूचिस्तान सबसे पासमानदा सूबा है, उधर रूल्स बने हुए हैं। यहाँ पे चेक बैलेंस नहीं है, बैठते नहीं है, यहाँ पे टैक्स हम 3 महीने पहले देते हैं। अगर आवाम हमारे गाड़ियों को देखे सप्लाई कर रहा है, जो भी सारे चीजें कर रहे हैं, अब आवाम हमारे को जो है ना सियासी उस पे ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं आवाम को अपने तौर पे भी कुछ एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, मीर शम्स हमारे साथ मौजूद थे, और मकसद ये है कि हादसात में कमी लाई जाए, बल्कि हादसात को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए उन्होंने तजवीज़ ये दी है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद जो है उसे यकीनी बनाया जाए। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।